सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर, आप सभी को कॉम्प्रेस की अगली क्लास जीरो टू टॉप इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 14 को। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में जो 46 पॉइंट है, ये 46 पॉइंट में हम 15 पॉइंट इस क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको कुछ दिनों के लिए विराम दिया जाएगा। कहने का मतलब है धीरे धीरे कोर्स बढ़े तो अच्छा रहता है सभी के लिए। तो जहाँ 46 पॉइंट हैं टोटल, तो मैं इस क्लास में 15 के बाद फिर लगभग एक माह के बाद 16, 17, 18, 19 और 20, फिर उसके 2 माह के बाद 21 से लेकर के 25 तक, और बाकी अन्य जो है वो वॉइस मैसेज के माध्यम से जीरो टू टॉप इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्लासेस का ग्रुप है, वहाँ वॉइस मैसेज के माध्यम से आपको डाटा मिल जाएगा। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो डिज़ीज़ वाला कॉलम चल रहा था, जिसमें लगभग 52 डिजीज़ मुझे बताने हैं और लगभग 17 क्लासेस उसमें हो चुकी है। तो उसमें उस पड़ाव में भी बढ़ेंगे। शनिवार से प्रैक्टिकल क्लासेस हर 15 दिन पे होंगी। अगर किसी को लगता है कि मुझे कुछ सीखना है तो उन दिन में शनिवार का जो दिन होगा उसमें आकर के आप सीख सकते हैं, लेकिन टॉपिक से भटक करके मैं नहीं सिखाऊंगा। जो टॉपिक चल रहा होगा उसी के रिगार्डिंग आपको सीखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं किडनी को पढ़ा रहा हूँ और आप कहेंगे कि मुझे पेन को पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि डीप तक पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 14 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 14 होता क्यों है, उसमें उसका फंक्शन क्या है, उसकी एनाटॉमिकल स्टडी क्या है होनी चाहिए, फिर उसके प्रोग्नोसिस में जो डिजीज़ेस आएंगी, जो कंडीशंस आएंगी, वो कौन कौन सी कंडीशंस को ये कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 14 बिलोंग करता है। एक नए चिकित्सक का सवाल था, उसका जवाब दे देता हूँ। सवाल था कि सर कॉम्प्रेस पॉइंट 1 से 45 तक होते थे, जिसे आपने 46 कर दिया, इसका लाभ क्या? भाई, इसका लाभ क्या है उसको अगर जानना है तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 आप ले लीजिए, उसको पढ़िए, और एक बार पढ़ करके नहीं समझ में आएगा, लगभग 20 बार पढ़िए, तब जा कर के आपका जो अंदर से ये सवाल आया, ये सवाल ही नहीं आएगा। क्योंकि पॉइंट्स अगर आप डिजीज़ वाइज बोल रहे हैं कि एक्यूट डिजीज़ में, क्रोनिक डिजीज़ में, और एक सवाल और था कि पैलेटिव का उपयोग जो कैंसर डिजीज़ में होता है, तो डिजीज़ नहीं है, ये कंडीशन है। अब ल्यूकोडर्मा है, जस्ट लाइक ए कैंसर सी है की संज्ञा में आता है और काफ़ी समय लेता है। वेटिलिगो है, काफ़ी समय लेता है ठीक होने में। तो वेटिलिगो टाइम लगाता है, वेटिलिगो में 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक का भी समय लगते मैंने देखा है। अब बात आता है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट हम डिजीज़ वाइज कॉम्प्रेस के या ओरल की डोजोलॉजी को परफेक्शन के साथ समझ पाते हैं, तो ये अपने आप में मेरा मोटिवेशन सक्सेसफुल मैं मानूंगा इसको।
तो आज हम लोग साइटिका रीजन के बारे में पढ़ेंगे। साइटिका क्षेत्र का विस्तृत वर्णन जो बोलना चाहिए। साइटिका क्षेत्र मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो कूल्हों से लेकर के पैरों तक फैला होता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से साइटिक नर्व से संबंधित होता है, जो शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस है। साइटिक नर्व कमर के निचले हिस्से लुम्बो सैक्रल रीजन से निकलती है और कूल्हों से होते हुए जांघों के पिछले हिस्से घुटनों और पैरों तक जाती है। यह नस न केवल पैरों की गति में सहायक होती है, बल्कि उनकी संवेदनशीलता को भी नियंत्रित करती है। साइटिका नर्व की समस्या विशेष रूप से साइटिका आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब इस नस पर दबाव पड़ता है या यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस क्लास के माध्यम से हम साइटिका क्षेत्र की संरचना, कार्य, समस्या, निदान और उपचार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साइटिका क्षेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ साइटिक रीजन। साइटिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? पहला है साइटिक नर्व। साइटिक नर्व के लिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, उसको आप लोग पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। मैं अधूरा पढ़ने का शौक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। साइटिक नर्व के ऊपर जब L4, L5, S1, S2 या S3 स्पाइनल नर्व पर रूट से उत्पन्न होती है, यह कूलों से होकर के जांघों के पीछे तक जाती है और घुटने के नीचे दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसको टेबल नर्व कहते हैं। कॉलम फेबुलर नर्व और टाइबल नर्व, दो नर्व होती हैं। मसल्स की अगर मैं बात करूं, मांसपेशियों की, तो साइटिक क्षेत्र से मांसपेशियां जो पाई जाती हैं उसमें है ग्लूटिन मसल्स। यह कूलों की मांसपेशियों जो शरीर के संतुलन और गति में मदद करती है। ये इसलिए ज़रूरी है कि कभी कॉम्प्रेस आप लगाते हैं तो डिजीज़ वाइज अगर आपको ज्ञान है तो बहुत ही राहत पेशेंट को जल्द से जल्द मिलता है। इससे आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर भी असर पड़ता है और पेशेंट जो होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। जब आप डिजीज़ को क्योर करते हैं तो आपकी और आपके सिस्टम ऑफ मेडिसिन का नाम फैलता है गुड वे में। दूसरी होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये जांघ के पिछले हिस्से में पाई जाती है और घुटनों के झुकाव में सहायक होती है। तीसरी होती है पिनफॉर्मिस मसल्स। यह मांसपेशियां साइटिक नर्व के पास होती है और अक्सर साइटिक नर्व पर दबाव डालती है। तो साइटिका होने पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालती है यही मसल्स होती हैं। तीसरा, बोन्स। साइटिका क्षेत्र में हिप बोन, फेमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, पेल्विक गांठ शामिल होती है। चौथा, नर्व्स। साइटिक नर्व के अलावा इस क्षेत्र में अन्य छोटे स्नायु भी होते हैं जो मांसपेशियों और त्वचा की संवेदनशीलता को नियंत्रित करते हैं। पांचवा पॉइंट है ब्लड वेजल्स।
साइटिका क्षेत्र में आर्टरी और फेंस का जाल होता है जो मांसपेशियों और नसों को पोषण प्रदान करता है। साइटिका क्षेत्र का कार्य, फंक्शन ऑफ साइटिक नर्व, साइटिक रीजन बोलना चाहिए। साइटिक क्षेत्र मानव शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है उसको जानते हैं। लेग मूवमेंट, पैरों की गति। साइटिक नर्व पैरों की अधिकांश मांसपेशियों को प्रेरित करती है और उनके संचालन में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है सेंसेशन। यह नर्व जांघों, घुटनों, पिंडलियों और पैरों के हिस्सों में संवेदनशीलता प्रदान करती है। शारीरिक, तीसरा पॉइंट है बॉडी बैलेंस, शारीरिक संतुलन। साइटिक क्षेत्र की मांसपेशियां शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है धावन और चलने में सहायता, असिस्टेंस इन रनिंग एंड वॉकिंग। नींद आती है कभी कभी। साइटिक नर्व के स्वस्थ रहने से व्यक्ति सामान्य रूप से चलने, दौड़ने और अन्य शारीरिक गतिविधियों को कर पाता है। साइटिक क्षेत्र से संबंधित चिकित्सकीय समस्या, जिसमें मेडिकल इशू रिलेटेड टू साइटिक रीजन, इसमें क्या क्या डिजीजेस आते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। यह साइटिका पहला डिजीज के तौर पे कंडीशन। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है और यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। लक्षण में क्या आता है इसमें? फूलों से लेकर के पैरों तक तेज दर्द, सुन्नपन और कभी कभी झुंझुनी महसूस होती है। पैरों में कमजोरी महसूस होती है। कारण क्या होता है इसमें? कारण हम लोग पढ़े थे, हैमस्ट्रिंग मसल्स, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम और स्पाइनल स्टेनोसिस कारण होते हैं। दूसरा पॉइंट है पी है ना, एफ नहीं, PIRIFORMIS सिंड्रोम। यह स्थिति तब होती है जब पेरिफॉर्मस मांसपेशी साइटिक नर्व पर दबाव डालती है। लक्षण में क्या आता है? पैर में झुंझुनी आएगी और कूल्हा जो होता है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। तीसरा, डिस्क हर्निएशन। रीढ़ की हड्डी की डिस्क का खिसकना साइटिक नर्व पर दबाव डाल सकता है। चौथा पॉइंट है स्पाइनल स्टेनोसिस। रीढ़ की हड्डी की तंग जगह के कारण साइटिक नर्व प्रभावित होती है। पांचवा पॉइंट है इंजरी टू साइटिक नर्व। दुर्घटना या सर्जरी के कारण साइटिक नर्व क्षतिग्रस्त हो सकती है। साइटिका क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं उनका निदान, क्योंकि आप लोग इसी को जानना चाहते हैं खाली, और कुछ नहीं, खाली निदान चाहिए भाई। समस्या को जान लो, लक्षण, उससे सिम्टम क्या मिल रहे हैं वो जान लो, साइन क्या दे रहा है पेशेंट। डायग्नोसिस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ज़रूरी होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, और उसके आधार पे आप जब ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं तो सटीक ट्रीटमेंट मिलता है। साइटिका का दर्द तो यूँ तो 5 मिनट के अंदर चले जाता है, लेकिन लाइफ टाइम हटाने के लिए कुछ महीनों की दवा कोर्स लेना उचित होता है। इसमें कॉम्प्रेस भी आता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम शारीरिक परीक्षण करेंगे,
डॉक्टर क्या करेगा, दर्द की जगह और लक्षणों का विश्लेषण करते हैं। इसमें इमेजिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई क्या करता है, साइटिक नर्व और रीढ़ की हड्डी की संरचना को दिखाता है। सीटी स्कैन में क्या होता है, डिस्क हर्निएशन की पहचान कराता है। थर्ड पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, जिसमें न्यूरोलॉजिकल जो टेस्ट होती हैं, स्नायु संकेतों और मांसपेशियों की ताकत की जांच की जाती है। इसके बाद होता है ईएमजी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। छोटे शहरों में तो होता भी नहीं है। साइटिक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और उनके उपचार क्या होने चाहिए। औषधियों के उपचार में मेडिकेशन, जिसमें दर्द निवारक दवाएं, जैसे हमारा F2 है, एस्टेन है। एस्टेन भी पेन किलर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते नर्व से रिलेटेड ही हो, उससे अलग ना हो। कुछ अलग बता दिया ऐसा मत बोलिएगा। दर्द निवारक के बाद इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स की आवश्यकता होती है, जैसे A2 है, WE है, S5 है, C5 है, इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं तो मांसपेशियों का स्थिरीकरण वाली जो दवाइयाँ होती हैं, मसल्स रिलैक्सेंट में अब वाई मत लगा दीजिएगा, बोले पूरा रिलैक्स दे देगा, नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस आती है जिसमें फिजियोथेरेपी दिया जाता है, मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने और दर्द को एक्सरसाइज के माध्यम से एक न्यूट्रल वे में लाने का एक आसान सा तरीका होता है फिजियोथेरेपी। कुछ लोग इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कराते हैं गंभीर मामलों में, जब डिस्क हर्निएशन या स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में क्या होता है, एक्यूपंक्चर है, योग है और इलेक्ट्रोहोमोपैथी है। क्या है, सब चीज़ को जान करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी में इलाज कीजिएगा तो प्रैक्टिस करने का कुछ आनंद अलग हो जाएगा। साइटिक क्षेत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और उसके जो उपाय होने चाहिए, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर साइटिक रीजन, नियमित रूप से एक्सरसाइज जो रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करे, सही मुद्रा में बैठें और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न बैठें। भारी वस्तुओं को उठाने के दौरान कुछ सावधानी जरूर बरतें। वजन को नियंत्रित रखें ताकि रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। कुछ लोग उल्टा होकर सोते हैं, वैसे न सोएं, इससे दो और नुकसान होते हैं। योग और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें। और आखिरी में कंक्लूजन देना चाहूँगा, निष्कर्ष, साइटिक क्षेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पैरों की गति, संवेदनशीलता और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी समस्या को समय पर पहचान कर उचित उपचार से व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। उचित देखभाल, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर साइटिक क्षेत्र की समस्याओं से बचा जा सकता है। बचा जाएगा तो क्योर हो जाएगा डिजीज। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की रेमेडीज़ में बहुत दम है, बहुत ताकत है। ऐसे ही नहीं 7.5 लाख लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक रिसर्च का विषय है और अगर आपको लगता है कि मुझे नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्वाइन करना चाहिए रिसर्च के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रिसर्च बेस में आने के लिए 26,500 रुपीज़ आपको देना पड़ता है।
इसके बाद कम से कम 10 डिजीज़ का नाम आपको देना होगा, उससे रिलेटेड आपको एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको चलाने के मेथड्स बताए जाते हैं और एक्सपर्ट बनाया जाता है आपको। इसके अलावा मैं कुछ कहने के लिए है नहीं। आप सभी का भेजा खाऊं मज़ा नहीं आएगा, दिल आप लोग का रोएगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगी, जिसको पाद के महत्व, जिसको हम लोग आर्च ऑफ फूड कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो 14 क्लासेस हुई हैं कॉम्प्रेस को लेकर के, वो आप सभी के लिए एक अनोखा पहचान तो ज़रूर बोलूँगा कि कॉम्प्रेस वे में केवल चार्ट तक हम सीमित नहीं रहेंगे। इसको बताने के बाद मैं प्रयास करूँगा कि इन सभी के 46 कॉम्प्रेस जो पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर एक परफेक्शन के साथ कुछ डाटा आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। फिर भी मैंने एक डाटा बनाया है इस बुक में। जब बुक डिले हुई तो मैंने इस डाटा को भी डाला है इसमें। क्या है वो डाटा, थोड़ा सा मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 46 तक कॉम्प्रेस पॉइंट हैं और सबसे ज़्यादा लोड किस पे है मालूम है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन पे सबसे ज़्यादा। कितने डिजीज़ हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन, स्प्लेनोमेगली, स्प्लेनाइटिस है तो अलग है, स्प्लेनोमेगली है तो अलग है। स्प्लेनोमेगली में आपको लेफ़्ट साइड में आपको कॉम्प्रेस लगाना होगा और इसमें अगर फैटी लीवर भी है तो आपको राइट साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा। कोलेथेसिस में आपको राइट साइड में कॉम्प्रेस लगाना पड़ता है। फैटी लीवर में फिर चाहे ग्रेड 1, 2, 3 हो, लीवर का वीकनेस हो या लीवर एनलार्ज हो गया हो, SGPT या SGOT का लेवल नॉर्मल लेवल से हाई हो रहा हो, जिसमें हाई लेवल का भी जो ग्रेड है उससे भी हाई जा रहा हो, कोलेसिस्टाइटिस या सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो, चाहे हेपेटाइटिस A, B, C, E हो, ऐसी अवस्था में भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही कॉम्प्रेस दिया जाता है। हेपेटोमेगली की भी अगर बात करें तो ग्रेड 1, 2, 3 हो, जॉन्डिस हो, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर हो, एनीमिया हो या कोई जनरल हेपेटिक रीज़न हो, कार्सिनोमा से रिलेटेड, लीवर कार्सिनोमा, हेपेटिक कार्सिनोमा, एडिनोमा कार्सिनोमा में भी अगर केसेस है तो भी आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया को ही चुनना पड़ता है। माइग्रेन हो, पोर्टल हाइपरटेंशन हो, सिकलिंग हो, थैलेसीमिया हो, CD काउंट 3 हो या 4 हो, जिसको हम HIV 1 और 2 कहते हैं, चाहे फिर वो अल्सर क्यों ना हो, ये सभी, मैंने बहुत सारी चीज़ नहीं लिखे हैं, पागल हो जाता है आदमी, इतना सारा डिजीज़ का नाम लिख देते हैं। बोले ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले तो मना नहीं करना चाहिए ज्ञान को। और इसके बाद जो मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ नहीं कहूँगा, क्योंकि लगभग 410 पेजेस तो मैंने लिख लिए हैं और लगभग ये 800 डिजीज़ को लेकर के पूरा कंप्लीट, लगभग अगर मैं बोलूँ कि हर डिजीज़ को लेकर के लगभग 4 से 5 पेज मैंने प्रयास किया है। 4 पेज तो बिल्कुल हो, और जब 4 पेज होगा हर डिजीज़ का, तो 800 × 4 करें, 8 चौक 32, लगभग 3200 पेजेस की वो बुक होगी। अगर हम फ़ोटो कॉपी भी कराने जाते हैं तो लगभग 3 रुपये फ़ोटो कॉपी चल रहा है। तो अगर बात आती है कि 3200 पेज की अगर मैं बुक को फ़ोटो कॉपी भी कराता हूँ तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा, जबकि इस पुस्तक का मूल्य लगभग 3,000 से 4,000 के बीच मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी
टीम की मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है, जो रात रात को जाग करके रिसर्चर्स से कांटेक्ट करके जो डाटा मैंने बनाया है, उसे मैं चाहता हूँ कि अगले मेटी जयंती के दिन नासक रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी स्पेसिफिक साइंस पर आधारित है, कि स्पेशल कार्यक्रम में जहाँ मेटी जी का कार्यक्रम मेटी जयंती मनाया जा रहा हो 217वां, और साथ ही साथ में वहाँ ये पुस्तक का विमोचन हो, और नासक के जो रिसर्च के जो रिसर्चर्स हैं, चाहे फिर वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रैक्टिशनर्स हों या अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करने वाले डॉक्टर्स हों, सभी का मैं स्वागत करूंगा उस स्पेशल कार्यक्रम, उस स्पेशल दिन, अगले साल काउंट सीजर मेटी जयंती के दिन। और तब बात आएगी कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी परिपूर्ण रूप से जो मैं जानता था सारा डाटा अब तक पहुंचा चुका रहूँगा। और इसके बाद जो रिसर्च वे में कार्य होते हैं, जैसे ITM-CTR है, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल के साइंस साइटेशन इंडेक्स के जो पेपर्स होते हैं वो हैं, या पेटेंट हैं, या और भी कई ऐसी कंडीशंस आती है जिसको हम चलन में ला रहे हैं। हॉस्पिटल्स जहां इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सकों का एक एग्जामिनेशन हो और उसके पश्चात वो ड्यूटी ज्वाइन करें, बेहतर से बेहतर इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए नारायण हर्बल स्पेसिफिक अनुसंधान केंद्र के 5 यूनिट और नारायण हर्बल स्पेसिफिक भारत इसमें निरंतर कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सकों और रिसर्चर्स को मोटिवेट करने की दिशा में इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो सीरीज़ 2 सीरीज़ में हमने पुस्तक निकाली थी, महाग्रंथ, जिसमें 1 से लेके 4 तक की बुक्स आ चुकी हैं। दूसरी सीरीज़ थी जो कि शेख मंसूर सर को लेकर के मैंने लिखना चालू किया था, और पहली पुस्तक जिसे चिकित्सकों ने द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा का नाम दिया था, ये पुस्तक द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 1 थी। निर्धारित मूल्य अभी वर्तमान में 2000 रुपये है, और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप 1350 रुपये के पेमेंट में इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो पुस्तक है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 60 D3 स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट ऑब्लिकेशंस, जो कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मेट्रामेडिका होती है, वो सारा इसमें डिटेल है। कुछ मेडिसिन्स को लेके अंतर भी हैं। अब ये कोई ना कहे कि सर ये फला बुक का है, क्योंकि हमने 2 सीरीज़ चलाई, दोनों रेफरेंस सीरीज़ थी। रेफरेंस का मतलब ही होता है कि जग में क्या हो रहा है, आप रेफरेंस दीजिए और रेफरेंस में क्या किया गया है उस चीज़ को वहाँ उल्लेख कीजिए। तो हमने एक प्रयास किया जिसमें 8 पुस्तकों का लेखन था, जिसमें से 7 पुस्तकों का हमने लॉन्च कर दी है, उसकी बुकिंग आप करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, जिसका सहायता राशि मूल्य 2000 रुपये है, ये पुस्तक आप अगले 2 तारीख तक, 2 अप्रैल तक, इस पुस्तक को आप मात्र 1350 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2, जो कि विशेष रूप से उन चिकित्सकों के लिए है जो माउथ टू एनस के डिजीज़ को 38 मेडिसिन से क्योर करना चाहते हैं। लगभग 145 अलग से डिजीज़ के फार्मूले हैं मिसलेनियस के तौर पे। इस पुस्तक में पूरा प्रोसेस है, जिसमें बोलना चाहिए कि मेडिसिन
कैसे चलाएं, क्या प्रोसेस होती है, सारा चीज़। और साथ ही साथ में इस पुस्तक में स्टेथोस्कोप को हम कहाँ कहाँ उपयोग कैसे करते हैं, क्या साउंड मिलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, कौन सी डिजीज़ है की जानकारी तक प्राप्त होती है। स्टेथोस्कोप के अलावा इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी के रिगार्डिंग मॉडर्न डायग्नोसिस का तरीका लिखा है। ECG के लिए एक छोटा सा फॉर्मल लगभग 2 पेज का कुछ डाटा है इसमें, और बाकी जो डाटा है वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ एक अलग सीरीज़ है जिसमें 38 मेडिसिन को पार्ट 1 में जहाँ एफ्रिन फ्रैंड मेथड को लेकर के बिलोंगिंग किया गया है, वहीं इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 में डाइल्यूशंस 1 to 10 को लेकर के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के रिगार्डिंग, और जो फार्मास्यूटिकल वे में जो प्रोसेसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर नहीं कहना चाहिए, प्रोसेसर होते हैं, वो अपना प्रोसेस करके अपने फॉर्मुलेशन करके एक कंपनी वे में लॉन्च हो जाते हैं। हालांकि इनके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में कंपनी बन करके सामने आ जाते हैं, और ऐसे वाले बहुत सारे हैं। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, प्रोसेसर केवल नहीं। दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर महाग्रंथ सीरीज़ में जो तीसरी पुस्तक है, जो कि विशेष रूप से इलेक्ट्रोहोमोपैथी को लेकर के कैंसर के अंदर हम कैसे कार्य करें की सटीक जानकारी देता है। हाँ, ये ज़रूर मैं मानूंगा यहाँ पे कि जो ये पुस्तक है इसमें पेटेंट वाइज ट्रीटमेंट लिखा है, क्योंकि कैंसर का जो कैंसर सेल डेवलप करा करके उसके ऊपर जो टेस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी कॉस्ट खर्च होता है। तो वहाँ पे 38 मेडिसिन के रिगार्डिंग फार्मूलेशन बताना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जहाँ एक तरफ मुद्राएं खर्च हुई हो और वहाँ मेडिसिन को डिस्क्लोज़ किया जाए इस तरीके से, ये एक फार्मास्यूटिकल और एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को शोभा नहीं देता है। ये पुस्तक जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और इस पुस्तक का जो सहायता राशि मूल्य है 5000 है, क्योंकि ये थीसिस बुक है जिसमें 21 कैंसर के जो माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती हैं उसका उल्लेख, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये चोरी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कॉपीराइट एक्ट के तहत अपनी पुस्तक में स्थान दे दिया। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की चौथी जो पुस्तक है, जो कि डाइल्यूशंस को लेकर के विशेष तौर पे है, और इसी प्रकार से जो इसमें जो बचा खुचा पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ की जो नेक्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हम द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम से जानते हैं, जिसमें पार्ट 1 जो है मिसलेनियस डिजीज़ लगभग 140 और लगभग 38 मेडिसिन को कैसे निर्माण किया जाता है, उनके जो प्लांट्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 में ही 60 मेडिसिन को अलग अलग वे में कैसे दिया जाता है उसका उल्लेख। ये पुस्तक जो है 2000 रुपये निर्धारित सहायता राशि मूल्य है, इसे आप 1350 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 2 है, जो कि इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस के रिगार्डिंग है, और 60 मेडिसिन का मेट्रामेडिका है इसमें। तो ये साथ ही साथ में कुछ मेडिसिन को लेकर के अंतर एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 के साथ ही साथ लॉन्च हुई थी 11 जनवरी 2025 को द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3, जो कि कॉम्प्रेस स्पेशल है,
45 पॉइंट होते थे, हम 46 पॉइंट पे काम करते हैं, इसलिए 46 पॉइंट को साथ में इस पुस्तक का विशेष महत्व इसलिए है कि जहाँ इलेक्ट्रोहोमोपैथी के कॉम्प्रेस पॉइंट के चार्ट्स बताए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता है, तो इसमें आप सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो नेक्स्ट बुक है, अगले साल भी 2 पुस्तक आएगी। एक कंप्लीट डाइल्यूशन सॉल्यूशन बाय नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक पुस्तक ये होगी, और दूसरी पुस्तक होगी मेट्रा मेडिका को लेकर के, जो कि आसान नहीं होगी। 3200 पेज तो मैंने एक अनुमानित बताया है, ज़्यादा हो सकता है। अभी अगर बाइंड नहीं हुई तो कैसे होगा। पुस्तक का जो विड्थ होगा लगभग ऐसा मोटा हो सकता है, इतना। तो आप लोग को जहाँ 200 पेज की होती है तो इतनी मोटी होती है, तो 3200 पेज की तो कम से कम इतना मोटा होगा ना। इसको आप लोग ग्रंथ कह सकेंगे। और एक महानुभाव है कट कॉपी पेस्ट, ध्यान दीजिएगा आप भी। कैंसर का बुक लिखना चाहते थे, मंसूबे पे पानी फिर गया। कॉम्प्रेस पे बुक लिखना चाहते थे, उस पे भी मैंने पानी फेर दिया है। भाई थोड़ा कुछ बड़ा सोचिए। आपस में बहस करने से आप बड़े नहीं होंगे। बुढ़ा गए लेकिन बोलते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नाम नहीं लूँगा, समझ तो गया होगा। तो आज हम लोग इस क्लास को विराम देते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, 3:30 बज रहा है। तो मैं आज्ञा चाहूँगा। आज की क्लास आप लोगों को मुझे लगता है कि पसंद आएगी, क्योंकि साइटिका को लेकर के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें काम करने की आवश्यकता चिकित्सकों को है। ये बुक है, छप गई है, जिसको चाहिए हो ले लीजिएगा भाई। महाग्रंथ पार्ट 1 2350 में आप प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 2000 रुपये, जिसे आप केवल 1100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 जो कि 5000 सहायता राशि मूल्य है, जिसे आप केवल 2850 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी इसी पुस्तक का जो इंग्लिश वर्जन है, इसको प्राप्त करने के लिए 3150 रुपये जमा करना होगा। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो डाइल्यूशंस को लेकर के बुक है, महाग्रंथ पार्ट 4, जिसका सहायता राशि मूल्य 2000 रुपये है, इसे भी प्राप्त करने के लिए 1500 रुपये देने होंगे। आज से इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ की बुकिंग 1500 रुपये में आप लोग करा सकेंगे। इसके अलावा द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मैं बात करूंगा, तो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 1, जिसकी सहायता राशि मूल्य 2000 रुपये है, इस पुस्तक को आप 1350 रुपये में प्राप्त कर सकेंगे। पार्ट द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 60 इलेक्ट्रोहोमोपैथी D3 स्पैजरिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट ऑब्लिक एसेंस का मेट्रा मेडिका जानने के लिए द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी की पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। इस पुस्तक के अंदर स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर, ECG और 60 मेडिसिन का मेट्रा मेडिका और कुछ मेडिसिन के अंतर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है मैंने। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 जो कि 2000 रुपये सहायता राशि मूल्य है, इस पुस्तक को आप प्राप्त करने के लिए 1350 रुपये जमा करेंगे निर्धारित 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल के बाद जो पुस्तक है, इसके ऊपर कोई ऑफ़र नहीं होगा। सारे पुस्तकों को MRP के दर से आपको
2 अप्रैल के बाद से लेना होगा। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी और जय आप सभी की भाई